नमस्कार दोस्तों, लैब स्टैंड फिजिक्स की इस नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपन ऊष्मागतिकी वाला चैप्टर स्टार्ट किया जा चुका है, कर चुके हैं और अभी अपन ने वो शून्य के लिए यानी कि इसमें ए और सी साम्य में है, बी और सी साम्य में है, तो ए और बी भी तापीय साम्य में होंगे। तो वो वाला शून्य नियम पढ़ लिया था। आगे पढ़ना अपने को ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। कौन सा नियम? पहला नियम। चूँकि पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम ये कहता है कि भाई आप किसी निकाय को ऊष्मा दोगे ना, तो ऊष्मा दो चीज़ों में काम में आती है। एक तो निकाय द्वारा किया गया कार्य और दूसरा होता है निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। तो चूँकि वो पढ़े उससे पहले यहाँ पर दो शब्द आते हैं, निकाय द्वारा किया गया कार्य और निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। तो उसको पढ़ने से पहले ये पढ़ना जरूरी है कि निकाय द्वारा किया गया कार्य क्या होता है और निकाय की आंतरिक ऊर्जा क्या होती है। तो लगभग ये समझ लो कि आज के पूरे लेक्चर में यही चीज़ होने वाली है। ठीक है, वही अपन समझेंगे। तो अब देखो, ऊष्मागतिक निकाय द्वारा किया गया कार्य। अब देखो, निकाय तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अपन चूंकि ये ऊष्मागतिकी वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो अपना निकाय कौन सा होगा? ऊष्मागतिक निकाय होगा। ठीक है। अब जिस प्रकार अपने निकाय में अपन पढ़ते थे, अपन मैकेनिक्स में क्या पढ़ते हैं कि भाई निकाय का क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, निकाय का वेग क्या है, फिर निकाय के सेंटर ऑफ मास का वेग क्या है। अपन पढ़ते हैं ना कि भाई निकाय किस वेग से गति कर रहा है, निकाय का क्या एक्सेलरेशन है, तो ये सब पढ़ते हैं। तो उसी प्रकार ऊष्मागतिकी में क्या पढ़ते हैं कि ऊष्मागतिक निकाय की अवस्था को दाब P, आयतन V तथा ताप T के पदों में व्यक्त किया जाता है। जिस प्रकार अपन मैकेनिक्स पढ़ते हैं उसमें किसी निकाय को किसमें बताते हैं कि भाई इस निकाय का कुल द्रव्यमान ये है, इस निकाय का वेग ये है, ये इस निकाय का एक्सेलरेशन ये है, ऐसे बताते हैं। उसी प्रकार ऊष्मागतिकी निकाय को अपन दाब P, आयतन V और ताप T में व्यक्त करते हैं। ठीक है, समझ गए? अब इस आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। यहाँ ये समझ में आ गया तो हो सकता है आपके लिए काम बहुत ईजी हो जाएगा। मतलब आपके लिए लगभग ये बहुत कॉन्सेप्ट वाली चीज़ है। ये समझ में आ गया तो फिर काम बहुत ईजी हो जाएगा, आपको आगे समझने में कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, इसलिए ध्यान से समझना। अब अपन पढ़ेंगे भाई ऊष्मागतिक निकाय द्वारा किया गया कार्य। तो पहले तो ये देख लो, ये क्या है? ये क्या है? गैस का सिलेंडर है, ये पूरा सिलेंडर है। ठीक है, ये और सिलेंडर के ऊपर ये लगा हुआ है एक पिस्टन। क्या लगा हुआ? पिस्टन, जो इजीली आगे पीछे मूव कर सकता है। पिस्टन लगा हुआ है जो इजीली आगे पीछे मूव कर सकता है। ठीक है, ये गैस सिलेंडर और ये पिस्टन का घर्षण रहित, यानी कि ये जो सिलेंडर की दीवारें हैं और इस पिस्टन के बीच में यहाँ पर कोई घर्षण नहीं है। कोई घर्षण नहीं है, मतलब ये इजीली आगे पीछे मूव कर सकता है, कोई घर्षण नहीं है। ठीक है, घर्षण हुआ तो क्या होगा? किया गया कार्य वो घर्षण के विरोध में व्यर्थ हो जाएगा। समझ गए? तो अपन जो पढ़ेंगे वो फिर सही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अपन ये मान के चलते हैं भी घर्षण रहित पिस्टल है। क्या है? यहाँ पर कोई घर्षण की एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, तो माना स्थिति 1 पर पिस्टन स्थिर अवस्था में। मैंने माना कि पहले पिस्टन कहाँ था? स्थिति 1 पर था। स्थिति 2 भूल जाओ, पिस्टन कहाँ? स्थिति 1 पर। पिस्टन क्या? स्थिर अवस्था में। स्थिति 1 पर पिस्टन क्या? स्थिर अवस्था में। तो ये स्थिर अवस्था में होगा कब भाई? पिस्टन स्थिर अवस्था में होगा कब? कि जब इस साइड से उस पर लगने वाला बल और इस साइड से लगने वाला बल समान हो। यानी कि बल को कौन डिफाइन करेंगे? यहाँ पर बल को डिफाइन करेंगे दाब। यानी कि बाहर से जो वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय दाब इस साइड से और अंदर से गैस का दाब, दोनों समान हो तो पिस्टन ना तो ऐसे जाएगा ना ऐसे जाएगा। समझ गए? पिस्टन क्या रहेगा? स्थिर अवस्था में रहेगा। तो अतः गैस का दाब, पिस्टन यदि स्थिर अवस्था में है तो इसका मतलब क्या हुआ? अतः गैस का दाब वायुमंडलीय दाब P के बराबर होगा। चूँकि पिस्टन स्थिर अवस्था में है तो गैस का दाब क्या होगा? वायुमंडलीय दाब P के बराबर ही होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो ये स्थिर अवस्था में रह ही नहीं पाता, ये स्थिर अवस्था में रह ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि अगर वायुमंडलीय दाब ज़्यादा होता तो ये ऐसे गति करता अंदर की तरफ। अगर गैस का दाब ज़्यादा होता तो ये बाहर की तरफ गति करता। समझ गए? तो चूँकि स्थिर अवस्था में इसलिए वायुमंडलीय दाब, लगने वाला दाब और ये गैस के अंदर से जो दाब लग रहा है, जो गैस का दाब है, वो दोनों क्या है? समान है इसका मतलब। ठीक है, देखिए गैस किस दाब पर है अभी? वायुमंडलीय दाब पर है। तो गैस का दाब वायुमंडलीय दाब P के बराबर होगा। माना इस अवस्था में गैस का कुल आयतन कितना V है। कुल आयतन कौन सा वाला? ये जो गैस का कुल आयतन कितना है? V है। गैस भाई, जो गैस का क्या होता है आपको पता है ना? गैस का कोई आयतन नहीं होता। मतलब ये समझ लो, जिस पात्र में अपन गैस को रखते हैं उसका जो आयतन होता है वही अपन गैस का आयतन मानते हैं। ठीक है, जिस पात्र में अपन गैस को रखते तो पहले अपने गैस कितने पात्र में? इतने पात्र में, इतने वाले। ठीक है, इतने वाले में। तो ये पूरा कितना हो गया? V हो गया। ये पूरा V हो गया। अब देखो, अब क्या किया जाए? अब यदि गैस को ऊष्मा दी जाए, अब क्या किया गया इन्होंने?
गैस को उष्मा दे दी, ठीक है, बाहर से कोई उष्मा दी जाए, तो चूंकि आप उष्मा दोगे तो क्या होगा, गैस के ताप में वृद्धि होगी। आप उष्मा दोगे तो क्या होगा, गैस के ताप में वृद्धि होगी। ताप में वृद्धि से गैस का प्रसार होगा। आप सभी को पता है जब ताप बढ़ाएंगे तो गैस के कण फैलेंगे, ठीक है, कि भाई ताप अगर कम होता है तो गैस के कण पास में जाता है, ताप बढ़ता है तो गैस के कण फैलते हैं। सभी ने केमिस्ट्री में पढ़ भी रखा है, ठीक है। वैसे भी नॉर्मली अपन जानते ही है, 9-10 में भी पढ़ते हैं कि ताप बढ़ाने पर गैस का आयतन बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि गैस का प्रसार होने लगता है। तथा पिस्टन स्थिति 1 से स्थिति 2 पर आ जाएगा। चूँकि गैस का आयतन बढ़ेगा, सॉरी आयतन बढ़ेगा ना ऐसे, क्योंकि ये गैस प्रसार होने लगेगी, आयतन बढ़ेगा तो इस पर दाब बढ़ेगा, इस पर दाब बढ़ेगा और इसका दाब वायुमंडलीय दाब से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये पिस्टन क्या करेगा, इस साइड मूव करेगा, इस साइड बाहर की तरफ। ऐसे कितना मूव किया, मैंने माना dx मूव किया और इस साइड मूव करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, ताप में वृद्धि से गैस का प्रसार होगा तथा पिस्टन स्थिति 1 से स्थिति 2 पर आ जाएगा। ये पिस्टन क्या करेगा, स्थिति 1 से स्थिति 2 पर आ जाएगा, ठीक है। यदि पिस्टन का क्षेत्रफल a है, मैंने माना कि पिस्टन का क्षेत्रफल यहाँ से लगाकर यहाँ तक का क्षेत्रफल a, पिस्टन कैसा होगा एक्चुअली में, पिस्टन अगर ये सिलेंडर यदि आयताकार है तो पिस्टन ऐसा होगा, ऐसे, ठीक है। यदि सिलेंडर गोलाकार है तो पिस्टन भी कैसा होगा, गोलाकार होगा, ठीक है। तो ये ऐसा है, ऐसा पिस्टन मतलब गैस को दबा रहा है ऐसे, तो इसका ये वाला एरिया का कुछ क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो इस पर जो बल लगने वाला होगा वो क्या होगा, दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर जो इस पर लगने वाला दाब क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल बराबर क्या आएगा, दाब इंटू क्षेत्रफल लिख सकते हैं। तो यदि पिस्टन का क्षेत्रफल ए है तो गैस द्वारा पिस्टन पर लगने वाला बल क्या होगा, F इक्वल टू पी ए। F इक्वल टू पी ए, क्यों, क्योंकि आपको पता है दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल क्या हो जाएगा, P इंटू ए। अब देखो यदि पिस्टन dx विस्थापित होता है, यदि पिस्टन कितना विस्थापित होता है, dx, ठीक है, तो गैस द्वारा किया गया कार्य। अब चूंकि गैस इस पर बल लगा रही है, गैस इस पर पिस्टन पे बल लगा के इसको यहाँ से यहाँ तक मूव करवा रही है, यहाँ से धक्का देके यहाँ तक ला रही है, गैस इस पर कार्य कर रही है, तो गैस द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, dw। मैंने dw क्यों लिया, क्योंकि छोटे से विस्थापन dx के लिए मैंने माना छोटा सा विस्थापन है, छोटे से विस्थापन dx के लिए छोटा सा किया गया कार्य dw क्या होगा, F dx। ये होगा कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। अब अपने को पता है F बराबर क्या होता है, PA, F बराबर PA, तो dw बराबर PA dx, ठीक है। अब देखो यहाँ से dw बराबर A dx क्या होगा, A dx क्या है, ये छोटा सा परिवर्तन, ठीक है, और एक गैस क्षेत्रफल, तो A dx क्या होगा, dv, यानी कि छोटा सा आयतन में परिवर्तन। देखो जब यहाँ से यहाँ तक आएगा तो ये इतना आयतन में परिवर्तन होगा, इतना, तो ये dx बहुत छोटा है तो dv बहुत छोटा होगा, छोटा सा आयतन में परिवर्तन, ठीक है। तो A dx बराबर क्या होगा, छोटा सा आयतन में परिवर्तन यानी कि dv। तो एक्चुअली में लास्ट में जाके क्या आएगा, कि dw बराबर p dv, किया गया कार्य क्या होता है, dw बराबर p dv। समझ गए, इसको ध्यान से देखना, जो मैंने बताया उसको एक बार फिर से रिपीट करके देख लेना, कहीं कोई डाउट हो तो। लास्ट में ये फार्मूला काम आएगा, ये मैं इसलिए बताया कि ताकि पूरा फार्मूला आया कहाँ से। तो dw बराबर p dv, dw बराबर p dv, ठीक है। अब देखो तो क्या आया आपने रियल में, dw इक्वल टू पी डी वी, dw इक्वल टू पी डी वी। अब आपको पता है ये जब छोटे के लिए होता है, अगर इसको बड़े के लिए निकालना है तो हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। तो दोनों तरफ समाकलन किया है तो क्या आएगा, dw का w, जिस प्रकार समाकलन ऑफ dx x आता है उसी प्रकार समाकलन ऑफ dw w इक्वल टू समाकलन ऑफ पी डी वी, ठीक है। ये रियल में अपना फॉर्मूला हो जाएगा। अब मैंने क्या माना कि माना दाब नियत है, कि भाई माना दाब नियत है कि दाब एक जैसा रह रहा है, यानी कि समय के साथ दाब नहीं बदल रहा, ठीक है। दाब नियत का मतलब कि दाब समय के साथ नहीं बदल रहा, ठीक है। हाँ, कोई भी चीज़ नियत बोलो तो हमेशा इसका मतलब ये होता है कि भाई उस समय के साथ नहीं बदल रहा, ठीक है। तो माना दाब नियत है, ठीक है, तो तथा आयतन में परिवर्तन कितना V1 से V2 है। भाई माना दाब नियत दाब है और आयतन में परिवर्तन V1 से V2, यानी कि नियत दाब मतलब जो धक्का लग रहा है वो नियत दाब से लग रहा है, कि अगर 5 माना कि दाब का मान 5 है तो वो 5 दाब से धक्का लग रहा है, ठीक है। अपन किसी को धक्का देते हैं ना, मतलब एक जैसा धक्का, एक जैसा ऐसे,
ऐसा नहीं कि यहाँ पे थोड़ा कम है, यहाँ ज़्यादा, ऐसा जोर से, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं, बिल्कुल एक लय में, तो वो होगा नियत दाब। समझ गए ना? मतलब जब कभी भी ऐसे धीरे धीरे कोई भी काम धीरे धीरे होता है, ऐसे बहुत धीरे धीरे एकदम से, तो उसको बोलते हैं नियत दाब, उसको बोलते हैं नियत दाब। ठीक है, वे नियत दाब से काम हो रहा है। ठीक है, एकदम से मतलब आप एकदम से ऐसे मतलब दाब, यहाँ तो अब मैं एकदम से ऐसे कर रहा हूँ ना, तो देखो यहाँ तो इतना दाब नहीं, लेकिन एकदम वहाँ जाओगे तो दाब बढ़ रहा है, तो मतलब दाब ऐसे ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है, एक नियत ताल से नियत दाब पे काम हो रहा है। तो माना दाब नियत है तथा आयतन में परिवर्तन V1 से V2 है, तो भाई दाब नियत है तो आप क्या करें, धक्का दे रहे हो, ये गैस क्या करेगी, इस पिस्टन को धक्का देगी, सॉरी ये पिस्टन होगा, इसको धक्का देगी। पहले आयतन V1 था, अब यहाँ आ गया तो आयतन कितना हो गया, V2 हो गया। ठीक है, आयतन कितना हो गया, V2 हो गया। तो क्या होगा, W = P, अपन लगाएंगे लिमिट V1 से V2 dV। जब आप लिमिट सॉल्व करोगे dV का क्या होता है V, P लिमिट पुट करोगे V2 V1 V2 - V1, तो क्या आएगा, V2 - V1 बराबर, मैंने लिख दिया डेल्टा V। ठीक है, V2 - V1 बराबर क्या लिख दिया, ये एक्चुअली में डेल्टा V है। ठीक है, V में परिवर्तन, तो यानी कि W बराबर क्या आ गया, नियत दाब पर किया गया कार्य क्या आ जाएगा, W बराबर P × डेल्टा V, यानी कि दाब तो क्या नियत है, दाब इंटू आयतन में परिवर्तन। समझ गए, दाब इंटू आयतन में परिवर्तन। यदि आयतन में परिवर्तन 0 है, देख लो, यदि आयतन में परिवर्तन 0 तो किया गया कार्य 0। ठीक है, यदि V1 बराबर V2 यानी कि आयतन में परिवर्तन 0 है तो किया गया कार्य 0, यानी कि पिस्टन यहाँ का यहाँ है। समझ गए, यहाँ का यहाँ है, किया गया कार्य 0। अब देखो दो कंडीशन और है, यदि V2 बड़ा है V1 से, यदि V2 बड़ा है V1 से तो निकाय द्वारा कार्य किया जाता है। यानी भाई V2 बड़ा है V1 से, यानी कि क्या हो रहा है कि भाई गैस फैल रही है, गैस क्या कर रही है, पिस्टन को धक्का दे रही है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि निकाय द्वारा कार्य किया जाता है, कि भाई गैस क्या कर रही है, पिस्टन पे कार्य कर रही है, जो कि हमेशा पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव होता है। समझ गए, क्योंकि V2 बड़ा होगा तो V2 - V1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और V2 बढ़ेगा मतलब क्या होगा कि भाई गैस पिस्टन को धक्का दे रही है, गैस क्या कर रही है, पिस्टन को धक्का दे रही है। ठीक है, तो मतलब गैस क्या कर रही है, पिस्टन पर कार्य कर रही है। समझ गए, तो इस स्थिति में किया क्या कार्य क्या होगा, धनात्मक होता है। यदि V2 < V1, अब मान लो कि V2 < V1 मतलब पिस्टन ऐसे आ रहा है। समझ गए, पिस्टन ऐसे आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि बाहर का जो निकाय पर बाहरी परिवेश द्वारा कार्य किया जाता है। अगर V2 बड़ा हो गया V1 से तो इसका मतलब क्या होगा कि जो बाहरी परिवेश है, यानी कि बाहर का दाब ज़्यादा है, इसलिए ये पिस्टन पहले जो यहाँ था वो बाद में यहाँ आ गया। समझ गए, तो V1 तो ये था और V2 ये हो गया, तो अब क्या हो गया, V2 छोटा हो गया V1 से, V2 छोटा हो गया V1 से, तो इसका मतलब क्या हो गया कि निकाय पर बाहरी परिवेश द्वारा कार्य किया जाता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, भाई निकाय का पर बाहरी परिवेश का दाब ज़्यादा होगा, तो कार्य किसके द्वारा किया गया है, बाहरी परिवेश द्वारा, जो कि हमेशा ऋणात्मक होता है। जब रखोगे V2 छोटा होगा तो V2 - V1 क्या होगा, नेगेटिव होगा। समझ गए, तो ये दो बातें होगी, यानी कि भाई गैस जब फैल रही है, गैस का प्रसार हो रहा है, गैस पिस्टन को धक्का दे रही है, तो गैस द्वारा किया गया कार्य मतलब निकाय द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। यदि गैस सिकुड़ रही है, यदि पिस्टन उस गैस को दबा रहा है, तो उस पर कार्य कौन कर रहा है, कोई बाहर से कोई कार्य कर रहा है। बाहर से कौन, निकाय के बाहर क्या होता है, परिवेश, निकाय के बाहर क्या होता है, परिवेश। तो यानी कि ये समझ लो कि परिवेश से कोई कार्य कर रहा है या फिर परिवेश का दाब ज़्यादा है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो उस स्थिति में किया गया कार्य क्या होगा, नेगेटिव होगा। समझ गए, अतः निकाय पर बाहरी परिवेश द्वारा कार्य किया जाता है, जो कि हमेशा ऋणात्मक होता है। इसका मतलब देखो ध्यान से समझो, इस स्थिति में ना जो परिवेश कार्य करेगा वो तो खुद के लिए पॉजिटिव होगा, लेकिन इसके गैस के मायने में, निकाय के मायने में क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। निकाय के लिए वो काम क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि निकाय का आयतन क्या हो रहा है, घट रहा है, निकाय का आयतन घट रहा है, तो निकाय के लिए वो नेगेटिव होगा। लेकिन आप अगर उसके संदर्भ में सोचो, इस परिवेश के संदर्भ में, इस परिवेश के संदर्भ में देखो, तो उसके लिए तो वो पॉजिटिव ही है। लेकिन अपने को किसके बारे में सोचना है, पूरा पूरा बात करना निकाय के बारे में। तो निकाय जब किसी पे कार्य करेगा तो निकाय द्वारा किया कार्य धनात्मक, और जब यदि निकाय पर कार्य होगा तो उस कार्य को बोलेंगे ऋणात्मक कार्य। समझ गए, ये बोलेंगे कि निकाय द्वारा ऋणात्मक कार्य किया गया है। समझ गए, यदि निकाय पर किसी ने बाहर से कार्य किया है तो अपन ये बोलेंगे कि निकाय द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक है, उसका उल्टा। समझ गए। अब देखो फिर से थोड़ा सा मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ चीज़ें। जैसा कि मैंने माना कि भाई गैस क्या कर रही है, फैल रही है,
गैस क्या कर रही है, ये पिस्टन पहले आयतन V1 था, पिस्टन इस स्थिति में था, इसको धक्का देकर यहाँ तक पहुँचा दिया, आयतन V2 हो गया। ठीक है, तो इसने क्या किया, इस खुद का आयतन बढ़ाया है, तो इसके द्वारा किया गया कार्य तो क्या होगा, पॉजिटिव, धनात्मक। जबकि आप यही यदि इसके प्रीवियस के बारे में सोचो तो इस स्थिति में प्रीवियस द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक। प्रीवियस द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक, क्योंकि जो प्रीवियस है उसका आयतन घट रहा है। भाई थोड़ा सा भी आपने ले लिया, लेकिन उस पूरे प्रीवियस में से इतना सा आयतन आपने ले लिया ना, तो इसका प्रीवियस का आयतन घट रहा है ना, तो प्रीवियस के लिए वो कार्य क्या होगा, ऋणात्मक। जबकि ये कार्य इसके लिए अगर फैल रहा है तो क्या होगा, धनात्मक। अब देखो ये ऐसे आ रहा है, मैंने माना ऐसे आ रहा है, V1 इस स्थिति से इस स्थिति पे आ रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, अब ये गैस क्या हो रही है, सिकुड़ रही है, यानी कि क्या कर रहा है, प्रीवियस इस पर कार्य कर रहा है। तो प्रीवियस इस पर कार्य कर रहा है, तो अब यदि आप प्रीवियस के हिसाब से सोचो, प्रीवियस के हिसाब से तो कार्य क्या होगा, धनात्मक। प्रीवियस द्वारा किया गया कार्य धनात्मक, लेकिन वही कार्य यदि इसके हिसाब से सोचो तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक होगा। समझ गए। चूँकि भाई इसकी इच्छा के विरुद्ध हुआ ना काम, ये तो चाहता है फैलाना, इसका कार्य क्या है भाई, धक्का देना, लेकिन अब खुद ये अंदर की तरफ आ रहा है पिस्टन, तो इसका मतलब क्या होगा कि इस पर कार्य हो रहा है, तो इसके संदर्भ में क्या होगा, वो काम नेगेटिव हो जाएगा, इसके लिए वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, जबकि इसके लिए पॉजिटिव। यहाँ पर ये काम इसके लिए पॉजिटिव था तो इसके लिए नेगेटिव। समझ गए। हमेशा दुनिया में कोई भी कार्य होता है ना, किसी एक के लिए पॉजिटिव होता है तो किसी दूसरे के लिए नेगेटिव होता है। समझ गए। किसी एक के लिए पॉजिटिव होता है तो किसी दूसरे के लिए नेगेटिव होता है। समझ गए। अब जैसे कि ये मेरे पास है डस्टर, ये यहाँ पर है, मैंने इसको यहाँ उठाया, तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध मैंने कार्य किया, तो गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से देखोगे तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध, तो गुरुत्वाकर्षण के लिए तो ये कार्य क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। कार्य क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। लेकिन आप अगर खुद के बल के हिसाब से देखोगे तो कार्य पॉजिटिव हुआ है। समझ गए। अब नीचे की तरफ आ रहा है तो गुरुत्वाकर्षण बल के हिसाब से पॉजिटिव और खुद के हिसाब से नेगेटिव। समझ गए ना। तो ये चीज़ें होती है। तो कार्य हमेशा किसी एक के संदर्भ में पॉजिटिव होता है तो दूसरे के संदर्भ में नेगेटिव। समझ गए। एक के लिए पॉजिटिव तो एक के लिए नेगेटिव। अब चूंकि ये तो मैंने समझाने के लिए बताया, आपको इससे कोई मतलब नहीं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि यदि, क्योंकि अपन बात किसी कर रहे हैं निकाय द्वारा किया गया कार्य, बस। तो यदि आयतन V1 से V2 होता है, जहाँ V2 बढ़ा है यानी कि गैस फैल रही है, आयतन बढ़ रहा है, निकाय का आयतन बढ़ रहा है, तो निकाय के कार्य को बोलेंगे धनात्मक। यदि निकाय का आयतन घट रहा है तो कार्य को बोलेंगे ऋणात्मक। दूसरे शब्दों में कहें तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि यदि कार्य निकाय द्वारा किया जाता है, यदि कार्य निकाय द्वारा किया जाता है तो उसको धनात्मक कार्य मानते हैं। यदि कार्य निकाय पर किया जाता है, निकाय पर हो रहा है कार्य, ठीक है, तो उसको ऋणात्मक कार्य मानते हैं। बाकी इसके हिसाब से क्या अपने कोई मतलब नहीं। ये क्या सोचता है, निकाय क्या सोचता है, वो अपने को सोचना है। तो इस स्थिति में निकाय क्या सोचेगा, पॉजिटिव काम हो रहा है, यहाँ पे निकाय सोचेगा नेगेटिव काम हो रहा है, तो अपने को ये मान के चलना है, इसका नहीं सोचना। समझ गए। अपने को मतलब किससे, निकाय से मतलब है, परिवेश से कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। तो समझ गए। कार्य, यदि कार्य निकाय द्वारा किया जाता है तो उसको पॉजिटिव बोलोगे, और कार्य निकाय पर किया जाता है उसको ऋणात्मक बोलोगे। ठीक है। अब देखो क्या है, दाब P व आयतन V ग्राफ से कार्य ज्ञात करना। देखो PV वक्र दिया हुआ है, PV ग्राफ क्या बोलते हैं, PV ग्राफ या PV वक्र। PV वक्र दिया तो उससे आप कार्य कैसे ज्ञात करोगे। तो देखो इससे कार्य कैसे ज्ञात करोगे। ये क्या है, कोई PV ग्राफ है, ये ग्राफ क्या है, PV ग्राफ है। ये बिंदु A से B तक कोई आ रहा है ग्राफ, ठीक है। ये क्या है, PV वक्र है। तो देखो ये इसके नीचे का क्षेत्रफल कितना है, ये वाला क्षेत्रफल, ये एरिया। समझ गए। तो किया गया कार्य क्या होता है, कार्य बराबर PV ग्राफ का क्षेत्रफल, PV ग्राफ का क्षेत्रफल, बस ये होता है। कार्य बराबर क्या हो जाता है, PV ग्राफ का क्षेत्रफल। ये नीचे वाला जो क्षेत्रफल है वो बताता है इसको, कार्य को। समझ गए। अगर आपको P और V में ग्राफ दिया हुआ है तो आप PV ग्राफ का जो क्षेत्रफल है, यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है, हमेशा एक बिंदु ले लो, उसको यहाँ नीचे मिलाओ, यहाँ मिलाओ, और जो एरिया ये जो हो रहा है कवर, ये इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या शो करेगा, कार्य को, वर्क को। समझ गए। तो कार्य क्या होगा, W बराबर PV ग्राफ का क्षेत्रफल। ये जो ग्राफ का क्षेत्रफल है वो होगा अपना कार्य। समझ गए। तो देखो अब एक सवाल है, क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या है, क्वेश्चन है कि भाई इसमें क्या दिया हुआ है, ये कोई ग्राफ ऐसे है, A से B ऐसे जा रहा है,
समझ गए, ए से बी। यहाँ पे दाब नियत नहीं है, देख लो यहाँ पे दाब नियत मतलब दाब हमेशा सेम ही रहे, मतलब इसका मतलब सीधी लाइन। यहाँ दाब बदल रहा है, देखो दाब पहले ज़्यादा होगा फिर कम 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 कम, ठीक है। तो यहाँ पर पीवी ग्राफ का क्षेत्रफल, लेकिन हमेशा रहेगा पीवी ग्राफ का क्षेत्रफल ही, ठीक है। अब इस स्थिति में क्या रहेगा, देखो इसमें क्या है, दाब नियत है, इसमें देख लो दाब नियत है, दाब नियत है, समझ गए। इसमें दाब नियत नहीं, दाब नियत हो या नहीं हो, जो कार्य है वो क्या होगा, पीवी ग्राफ का क्षेत्रफल, समझ गए। लेकिन चूंकि यह दाब नियत है इसलिए अपने क्षेत्रफल निकालना इजी हो रहा है, क्योंकि ये क्या बन रहा है, एक आयताकार टाइप में बन रहा है। यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पर अपन किसकी सहायता से निकाल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ समाकलन की सहायता से, ठीक है। किसकी सहायता से, समाकलन की सहायता से। कैसे, पी डी वी ऐसे निकालते हैं, जहाँ पी क्या होगा, पी का समीकरण लिखोगे, पी का समीकरण दिया होगा, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे नहीं मोस्टली, ठीक है। लेकिन ऐसा होता है, पी का समीकरण किसी चीज़ वी की फॉर्म में दे दिया कि पी वी स्क्वायर प्लस वी, इस प्रकार डिपेंड करता है, तो फिर उसका समाकलन करके फिर वो लिमिट पुट करके आप सॉल्व करोगे, समझ गए। तो मैंने माना कि भाई ये कितना है, दाब कितना है, 3 है। दाब हमेशा यदि ए से बी तक जा रहा है, क्या हो रहा है, ए से बी तक जा रहा है, तो दाब कितना है, 3 ही है। लेकिन आयतन बदल रहा है, आयतन V1 से V2 हो रहा है, यानी कि 2 से 4 तक जा रहा है। तो इसका कार्य किया गया कार्य क्या होगा, किया गया कार्य होगा बराबर पीवी वक्र का क्षेत्रफल, पीवी वक्र का क्षेत्रफल, ठीक है। किया गया कार्य बराबर पीवी वक्र का क्षेत्रफल। तो कार्य यहाँ पर क्या आ जाएगा, पीवी वक्र का क्षेत्रफल मतलब ये वाला क्षेत्रफल क्या होगा, ये कितना 3 है, ये कितना है 3 है, ये कितना है 2 और 4, तो ये कितना 2 हो जाएगा, डेल्टा वी बराबर 2। तो P इंटू डेल्टा वी, चूँकि दाब नियत है ना, समझ गए, दाब नियत है यहाँ पर, इसलिए अपन P इंटू डेल्टा वी डायरेक्ट लिख सकते हैं। P कितना है 3, डेल्टा वी कितना है 4 - 2 2, 6। तो किया गया कार्य कितना आएगा, 6। तो ऐसे निकालना है, ऐसे एग्जाम में आ सकता है, तो ऐसे आप कार्य निकाल सकते हो, समझ गए चीज़ें। इस तरीके से इस चीज़ों को सॉल्व करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये जो क्षेत्रफल है वो किसको शो करता है, कार्य को शो करता है। अब देखो इसमें एक चीज़ और है, दिशा, यानी कि अगर ये ऐसे है, अगर ए से बी जा रहा है ऐसे, तो ये क्या है, कार्य क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि आयतन बढ़ रहा है, देखो आयतन बढ़ रहा है। यदि ये वक्र सेम ऐसे लेकिन ऐसे जाता होता, यदि ए से बी इस साइड जा रहा होगा था, तो क्या हो रहा है, आयतन घट रहा है, तो इस कार्य में, इस स्थिति में क्या होता है, कार्य नेगेटिव होता है। यहाँ पर भी चूँकि अपन ने जो सवाल किया उसमें ये ए से बी जा रहा है, अगर ये ऐसे होता कि ये ऐसे आ रहा है, मान लिया ये ऐसे आ रहा है, ठीक है, जो वक्र की गति है वो ऐसे है, तो मतलब क्या हो रहा है, आयतन घट रहा है, आयतन क्या हो रहा है, घट रहा है, समझ गए। तो इस स्थिति में अपने कार्य क्या होता है, -6 होता है, क्या होता है, -6 होता है, समझ गए। आगे ये चीज़ें पढ़ेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए बोर्ड पे आपके जो भी बच्चे कुछ डाउट है वो भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि पी वी वक्र है, ये दिया हुआ है, ठीक है। इसमें ग्राफ ऐसे जा रहा है, कैसे, ए से बी जा रहा है, मैंने तीर लगाया ना वो दिखा रहा है कि ए से बी जा रहा है। ये कह रहा है यदि वी ए, यानी कि ए पर आयतन कितना है 1 है, बी पर आयतन कितना है 4 है, वी भी 4 है, तो निकाय द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करो, निकाय द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करो। अब देखो दाब नियत तो नहीं है, दाब बदल रहा है। अगर ऐसे होता स्ट्रेट तो दाब क्या होता सेम रहता है, लेकिन दाब क्या हो रहा है, बदल रहा है, दाब क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो अपने को पता है कार्य बराबर क्या होता है, W बराबर पी डी वी, लेकिन चूंकि अपने को P का समीकरण दिया हुआ V की फॉर्म में, तो आप लिख लोगे V के P कितना है 2V + 3 और dV, ठीक है। जब आप इसका समाकलन करोगे तो क्या आएगा, इसका समाकलन आएगा 2 × V का V² / 2 और 3V, ये आ जाएगा, ठीक है। कहाँ से लिमिट, कहाँ से कहाँ होगी, VA से VB, VA से VB, यानी कि लिमिट क्या है 1 से 4 तक, समझ गए। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा V² + 3V, 1 से 4 जाना आपको, V² + 3V 1 से
4, समझ गए। वी स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कैंसिल और 3v। अभी लिमिट रखो, पहले रखो 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 माइनस 1 रखो, 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1। अब देखो कितना आएगा, 4 का स्क्वायर कितना 16 और 4 इंटू 3 12, ये कितना हो गया 28। 16 प्लस 12 28 हुआ, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 और 4 इंटू 3 12, 16 प्लस 12 28। अब माइनस में कितना है ये 1 और 1 प्लस 3 इंटू 1 3, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा अंदर, तो 28 माइनस 4 कितना हो जाएगा 24। तो टोटल कार्य कितना आ गया 24 आ गया, समझ गए। तो ये ऐसे होता है अगर आपको कोई समीकरण दी हुई हो तो, ऐसे पी की वी की फॉर्म में, समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए नेक्स्ट, ये ग्राफ दिए हुए चारों, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको बताना है कि भाई कार्य का मान कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो सिंपल सा बात ध्यान रखना आपको, एक तो देखना तीर को कि तीर कहाँ जा रहा है, किस साइड जा रहा है। अगर तीर ऐसा जा रहा है कि अगर जिसमें आयतन बढ़ रहा है, तीर का निशान आयतन बढ़ने की डायरेक्शन में है, समझ गए। यानी कि मतलब तीर क्या दिखाता है कि भाई वो कहाँ से पहली स्थिति क्या थी, भाई वो तीर ये है तो इसका मतलब ये हो कि ये यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ गया है। यहाँ पे तीर ये मतलब यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ गया, यहाँ पे तीर ऐसा मतलब यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ गया, यहाँ पे तीर ऐसा मतलब यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ गया है, समझ गए। तो आप क्या करोगे, आयतन देखोगे कि आयतन अगर बढ़ रहा है तो कार्य पॉजिटिव, आयतन घट रहा है तो कार्य नेगेटिव। बस यहाँ देखो, यहाँ आप देखोगे तो ये आयतन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, आयतन बढ़ रहा है तो कार्य क्या हो जाएगा पॉजिटिव, कार्य क्या हो जाएगा पॉजिटिव। यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आयतन देखो आप, ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है, यानी कि आयतन में परिवर्तन 0 है। डेल्टा वी इज इक्वल टू 0, डेल्टा वी इज इक्वल टू 0, आयतन में कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा, ऊपर जा रहा है। भाई ऐसे जाता तो क्या होता है, आयतन बढ़ता है घटता है, ये तो ऐसे जा रहा है ऊपर, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू 0 यानी कि कार्य बराबर 0, समझ गए। क्योंकि आयतन में परिवर्तन 0 है तो कार्य 0 हो जाएगा। देखो ये ग्राफ, ये लाइन क्या शो कर रही है, ये लाइन शो कर रही है कि भाई जो v यहाँ पे जो भी होगा वो सेम रह रहा है, नहीं बदल रहा, तो कार्य 0। यहाँ देखो आयतन यहाँ से यहाँ जा रहा था, यहाँ आयतन ज़्यादा था, यहाँ कम होगा तो आयतन क्या और घट रहा है, इस साइड जा रहा है ना, तो यहाँ का आयतन ज़्यादा होगा, यहाँ का कम, आयतन घट रहा है तो कार्य नेगेटिव, कार्य नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ आयतन बढ़ रहा है, या आयतन बढ़ रहा है, या कम है या ज़्यादा है, तो मतलब कार्य पॉजिटिव। तो बस ये ध्यान रखना कि भाई आयतन यदि कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी बदल नहीं रहा तो कार्य 0, आयतन बढ़ रहा है तो कार्य पॉजिटिव, आयतन घट रहा है तो कार्य नेगेटिव, समझ गए। सिंपल सी बात ध्यान रखनी है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन आंतरिक ऊर्जा। थैंक यू सो मच।